हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्सिज्म। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि मैनेजमेंट थॉट का मीनिंग क्या होता है। देन अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स द लाइफ ऑफ हेनरी फ्यूल, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स, एंड व्हाई ही इज गिवन दिस टाइटल। इसके रीजंस भी हमने स्टडी किए थे, ठीक है। फिर हमने उनके प्रिंसिपल्स यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्यूल हमने स्टार्ट किया था। उसमें से हमने 4 प्रिंसिपल्स कवर कर लिए हैं। डायरेक्शन डिविजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यूनिटी ऑफ कमांड। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, या फिर लेट्स सपोज किसी भी एक टीम या फिर डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, उन सभी का एक कॉमन गोल होता है, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। और उसी कॉमन गोल के लिए सभी लोग अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, ठीक है। इसको ना एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, ठीक है। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर के 2 प्रोडक्ट उठाते हैं। एक हम किसान जैम उठा लेते हैं और एक हम सर्फ एक्सेल उठा लेते हैं, ठीक है। अब देखो, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है, दोनों का नेचर अलग है, दोनों का मार्केट शेयर अलग है, दोनों की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अलग होंगी, प्रोडक्शन प्रोसेस अलग होते हैं। देन दोनों का टारगेट कस्टमर्स अलग होता है, सब कुछ अलग होता है, करेक्ट। तो एक टीम बनती है जैम की और दूसरी टीम बनती है सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट की, ठीक है। जो टीम जैम है, उन जितने भी लोग उस टीम में काम कर रहे होते हैं, जितने भी लोग उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, उन सभी का कॉमन गोल क्या होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम उस किसान जैम को मैन्युफैक्चर करना और उसको मार्केट में सेल आउट करके मार्केट शेयर बढ़ाना, ठीक है। ये कॉमन गोल हो गया टीम जैम का। वहीं अगर हम टीम डिटर्जेंट यानी कि सर्फ एक्सेल में जाते हैं, तो वहाँ की टारगेट ऑडियंस अलग है, वहाँ का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग है, प्रोडक्शन प्रोसेस अलग है, सब कुछ अलग है, ठीक है। मतलब कि उस पर्टिकुलर टीम यानी कि टीम डिटर्जेंट के हर एक मेंबर का कॉमन गोल क्या होगा, सर्फ एक्सेल को मैक्सिमम मैन्युफैक्चर करना, उसको सेल आउट करना और रेवेन्यू जनरेट करके मार्केट शेयर बढ़ाना, ठीक है। ये कॉमन गोल हो गया। इससे हमको क्या क्लियर होता है कि एक यूनिट यानी कि यूनिट जैम एंड यूनिट detergent have their different goals, and each and every member of that unit is working towards that common goal, ठीक है। इससे ये चीज एकदम क्लियर रखना कि अगर हम सब मिल करके एक कॉमन गोल की तरफ काम करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। और अगर हमारा जो एम है वो रेवेन्यू जनरेट करना और मिनिमम कॉस्टिंग करना होता है, तो हम धीरे से वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी कम कर लेते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो पाता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द principle of unity of direction, where all the efforts of each and every member of that particular unit is directed towards the achievement of a common goal. Our next principle is subordination of individual interest into general interest, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना 2 टर्म्स आए हैं। पहला है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी कि अगर मैं कहीं पे एज एन एम्प्लॉय काम करती हूँ तो मेरा एक अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। दिस इज इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है कि वहां पे मैं तो मेरा एक अलग है, ठीक है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं उन सभी का मिला जुला करके एक जनरल इंटरेस्ट यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ये हो गया जनरल इंटरेस्ट। अब टर्म समझ में आ गए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखो इसको हम प्रिंसिपल में कैसे लेके आएंगे। अकॉर्डिंग टू फ्योल, द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से ज्यादा प्रायोरिटी में नहीं रह सकता। इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से वो गुजर रहा है, ठीक है। लेट्स से ABC लिमिटेड है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और वहां पे एक बंदा है जो कि सिर्फ और सिर्फ काम इसीलिए करता है ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अर्न कर सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी सैलरी को बढ़ा सके, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर ABC लिमिटेड इतनी ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, तो क्या वो उस एम्प्लॉय को इतना ज्यादा रेम्यूनरेशन पे कर पाएगी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम? ऑब्वियसली नहीं ना, क्योंकि अगर वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है तो वो
अपनी एक्सपेंसेस को भी कम करेगी, और कहीं ना कहीं तो एम्प्लॉयज की भी वो सपोर्ट की उनको जरूरत होगी, क्योंकि जब सब लोग मिलजुल करके उस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेंगे, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को साइड में रख करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचेंगे, उनके लिए सिर्फ काम करेंगे, तो वो भी फाइनेंशियल क्राइसिस से उभर पाएगी। और एक बार वो उभर गई, फिर तो वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और जितने लोग जितना अच्छा काम करेंगे उनको उतना अच्छा रेम्यूनरेशन मिल जाएगा। करेक्ट? तो इसका सिंपल सा यही मतलब है कि अगर आपका एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है और वहीं पे ऑर्गेनाइजेशन का भी एक अलग ऑब्जेक्टिव है, तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव को सैक्रिफाइस करना होगा और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। नाम से ही ये चीज क्लियर हो रही है दैट दिस प्रिंसिपल इज कंप्लीटली कंसर्न्ड विद द सैलरी और द मनी विच इज बीइंग पेड टू द एम्प्लॉयज फॉर देयर सर्विसेज। ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, employees in the organization must be paid fairly and adequately to give them maximum satisfaction. इसको इस तरीके से समझो कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आप दिन रात बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको सैलरी कम मिल रही है, तो क्या आप आगे और काम कर पाओगे? अगर आप आगे काम कर भी लोगे, तो क्या आप इतने मोटिवेटेड रहोगे कि नहीं मुझे बहुत अच्छे से काम करना है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा सैलरी पैकेज भी मिल रहा है? ऑब्वियसली नॉट, है ना? तो इसीलिए इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर एम्प्लॉय को उसके स्किल्स, उसके काम और उसके मेहनत के अकॉर्डिंगली उसको फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, सो दैट वो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होकर के सिक्योर्ड फील करके काम कर सके। ठीक है? अब यहाँ पे एक टर्म आता है कि द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन वुड डिक्रीज एम्प्लॉयज टर्नओवर। एम्प्लॉयज टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जाते हैं उसको हम एम्प्लॉयज टर्नओवर बोलते हैं। ठीक है? अगर हमारी कंपनी का एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा होता है, मतलब हमारे ज्यादा एम्प्लॉयज हमको छोड़ करके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमको फिर कभी भी इन नियर फ्यूचर अच्छे एम्प्लॉयज कभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएंगे। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू डिक्रीज इट्स एम्प्लॉयज टर्नओवर। अगर मैं अपने एम्प्लॉयज को अच्छा सैलरी पैकेज दूंगी उनके काम उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली, तो मेरे एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड होंगे और मेरा जो एम्प्लॉय टर्नओवर होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है? Now, the remuneration of persons or the salary paid to the people or the employees are determined by the financial capacity of the organization, कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली कैसा काम कर रही है, उसकी कितनी हैसियत है पे करने की। फिर मिनिमम वेज एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए हैं कि मिनिमम कितना सैलरी या फिर वेजेस हमको पे करना है, एंड द सैलरी पेड बाय द कॉम्पिटिटर। ये वाला पॉइंट ना बहुत क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि अगर एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय है और वो बहुत अच्छा काम करता है, तो उस एम्प्लॉय की नजर सिर्फ जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो रहता है सिर्फ उनकी नहीं होती है। मतलब अगर मैं एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय हूँ और मैं कहीं एक जगह काम कर रही हूँ, तो मैं जहाँ काम कर रही हूँ सिर्फ वो लोग मुझे नहीं देखते हैं, मेरे जो उस कंपनी के जो कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मुझे ऑब्जर्व कर रही है। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्विट करूंगी या फिर मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी, तुरंत वो कंपनी, दूसरी कॉम्पिटिटिव कंपनी मेरे पास ऑफर लेके आ जाएगी कि आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको एक्स्ट्रा वेजेस, सॉरी एक्स्ट्रा सैलरी, एक्स्ट्रा इंसेंटिव और एक्स्ट्रा बोनस देंगे। तो मैं क्या करूंगी? ऑब्वियसली मैं इसको छोड़ के मैं वहां चले जाऊंगी। बट इस कंपनी के लिए तो नुकसान हो जाएगा ना कि उनका एक अच्छा एम्प्लॉय उनको छोड़ करके जा रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज वेरी क्रूशियल कि आपका कॉम्पिटिटर उसी पोस्ट के लिए कितनी सैलरी पे करता है। ठीक है? So this was all about the principle of remuneration of persons. नेक्स्ट हमारा आता है द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है? देखो पहले ना इन दोनों का मीनिंग समझते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिक्टेटरशिप, जहां पर एक पर्टिकुलर इंसान के पास सारे पावर्स एंड अथॉरिटीज होते हैं और वो टॉप लेवल में बैठ करके हुक्म करता है, यानी कि सबको ऑर्डर करता है कि आप ये करो, आप ये करो। ठीक है? ये होता है ये होता है सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? यहाँ पे किसी भी एक बंदे के पास सारी पावर नहीं होती है, यहाँ पे सारी पावर्स सभी को डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है? इसका बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनका। हमारे पास, आई अग्री, हमारे पास वहां पे प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, बट हमारे पास हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं, हमारे रेलवे मिनिस्टर्स भी होते हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स भी होते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है? उनके पास इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है कि वो अपने कंसर्न्ड डिपार्टमेंट या फिर अपने कंसर्न्ड फील्ड के डिसीजंस खुद ले सके। ठीक है? दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अब द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फ्योल, अ कंपनी मस्ट नॉट बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड,
but there must be combination of both depending upon the nature and size of the organization. अगर एक छोटी फर्म है जहां पर बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल काम करते हैं तो वहां पे हम सेंट्रलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं कि ठीक है वहां पे एक सिंगल इंसान बैठ करके सारे मेजर डिसीजंस ले लेगा. बट वहीं पे अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे काफी सारे स्किल्ड वर्कर्स, बहुत से अच्छे एम्प्लॉयज, स्किल्ड एंड ट्रेन्ड एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो वहां पे हमको डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल को भी अप्लाई करना पड़ेगा कि जितने भी मेजर डिसीजंस है वो भी ले सकते हैं. ठीक है, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो एक बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पे वो लोग प्रोडक्शन भी करते हैं, फिर अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट भी करते हैं. तो वहां पे क्या होता है ना, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट भी बनता है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी बनता है, एक परचेस डिपार्टमेंट भी बनता है, एक सेल्स डिपार्टमेंट भी बनता है. ठीक है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है ना कि जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं उन सभी को जितने जो मैनेजमेंट पावर्स हैं वो इक्वली डिवाइडेड होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सो दैट वो जो रेगुलर बेसिस पे डिसीजंस लेने वाले काम है, ऑपरेशनल डिसीजंस है, वो खुद ले सकते हैं. ठीक है, जैसे मान लो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो परचेस डिपार्टमेंट टॉप लेवल से परमिशन लेने नहीं जाएगा. वो क्या करेगा, वो फाइनेंस के पास जाएगा, वहां से पैसे उठाएगा, फिर रॉ मटेरियल परचेस करके प्रोडक्शन वाले को दे देगा. ठीक है, देखो कितना क्विकली काम हो गया, राइट. वरना कब वो परचेस मैनेजर टॉप के पास जाता, फिर सैंक्शन करवाता, फिर वो वापस ऑर्डर देता, कब वो उसको सप्लाई होती, कब प्रोडक्शन होता. ठीक है, तो इसीलिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल अगर हम कॉम्बिनेशन में अप्लाई करते हैं तो जितने भी ऑपरेशंस हैं वो फास्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं, और एम्प्लॉयज का जो मोरल है वो भी बूस्टेड अप रहता है. वो भी सोचता है कि यार चलो मुझे भी अथॉरिटी मिली है, मतलब मुझ में भी कुछ कैपेबिलिटीज हैं, तो वो भी काफी मोटिवेटेड रहते हैं. हाँ, एक और चीज, अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हम अप्लाई कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो मैनेजर्स हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, वो मिस यूज करते हैं. इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दोनों का कॉम्बिनेशन अप्लाई करना चाहिए so that हर चीज का बैलेंस बना रहे. Okay, so this was about the centralization and decentralization models or the principles. Next comes the principle of scalar chain. बहुत ही इजी प्रिंसिपल है ये, मतलब डायग्राम बस अगर देखो तो समझ में आ जाता है, इस टाइप का है. देखो इसमें क्या होता है ना, हमारे जो फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स दी हेनरी फ्योल, उन्होंने क्या कहा था कि जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो होगी वो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में एक लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करते हुए फ्लो होनी चाहिए. जैसे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट को कन्वे करनी है तो वो पहले क्या करेगा, वो पहले खुद के सुपीरियर को बताएगा, सुपीरियर टॉप लेवल को बताएगा, टॉप लेवल दूसरे डिपार्टमेंट के सुपीरियर को बताएगा, फिर फाइनली वो अपने सबऑर्डिनेट को बताएगा. ठीक है, ये एक कंप्लीट चेन ऑफ कम्युनिकेशन और द स्केलर चेन है जो कि फॉलो होनी चाहिए. ठीक है, इससे क्या होता है ना, इससे एक बहुत बेटर चीज होती है कम्युनिकेशन फ्लो, यानी कि जो कम्युनिकेशन है उसमें कोई गैप नहीं होता है, बहुत स्मूथली सारी इंफॉर्मेशन फ्लो होती है. और एक लाइन ऑफ अथॉरिटी जब सेट होती है ना, तो सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर रिलेशनशिप भी क्लियर होते हैं कि आपको किसको रिपोर्ट करना है और उसके ऊपर कौन है, फिर उसके नीचे कौन है. मतलब एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप समझ में आता है कि आपके नीचे और आपके ऊपर कौन कौन है. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा. मान लो जो यहाँ डायग्राम में डी है, उसे एफ को कुछ कम्युनिकेट करना है. ठीक है, तो वो डायरेक्टली एफ से जाकर के बात नहीं कर सकता, वो पहले डी को बताएगा, सॉरी डी जो है वो पहले सी को बताएगा, सी जो है वो बी को बताएगा, बी फिर ए को, देन ई, देन फाइनली एफ. ठीक है, ये एक कंप्लीट फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी. इससे क्या होता है ना, जो भी इन्फॉर्मेशन डी के पास है वो सबको पता चलती है, और एफ को भी तो फिर फाइनली पता चल ही जाएगा ना. तो इसीलिए ये जो प्रिंसिपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हाँ, इन केस कोई इमरजेंसी है या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमको बहुत ही क्विकली किसी को देनी है, तो वहां पे फ्योल ने एक परमिशन ग्रांट की है. दैट परमिशन इज नोन एज द गैंग प्लैंक. इसमें क्या होता है, एनी पर्सन कैन कम्युनिकेट हिज मैसेज टू द पर्सन ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट बट इन द सेम पोजिशन. जैसे डायग्राम में भी समझ में आ रहा है, अगर डी को कोई बहुत ही इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन जी को देनी है तो वो गैंग प्लैंक के थ्रू डायरेक्टली जी को इन्फॉर्मेशन दे देगा विदाउट फॉलोइंग दिस लाइन ऑफ अथॉरिटी. ठीक है, so this was about the principle of scalar chain, where we need to follow a complete chain of or the line of authority to convey the messages to the people working in another department. ठीक है, अगर ये जो प्रिंसिपल है नहीं होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा कि अगर मान लो डी ने डायरेक्टली जाके एफ को कुछ बता दिया तो बाकी जो बीच के लोग हैं उनको कैसे पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है. सो दिस वाज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन.
द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। देखो, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर और प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था कि एक जो जूनियर है उसको सिर्फ अपने सिंगल सीनियर से ऑर्डर मिलेगा और वो सिर्फ उस सिंगल सीनियर को फॉलो करेगा, सिर्फ उसके ऑर्डर्स मानेगा और काम करेगा, ठीक है। बट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल, कि जिसकी जो जगह है उसको वहीं पे होना चाहिए, ठीक है। हर चीज का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो एक बहुत बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हम आजकल देखते हैं ना कि सीईओ का केबिन अलग होता है, प्रेसिडेंट का केबिन अलग होता है, वाइस चांसलर का केबिन अलग होता है, जनरल मैनेजर का केबिन अलग होता है। वो क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? ताकि अगर किसी भी एम्प्लॉय को या फिर किसी भी आउटसाइडर को कोई भी पर्टिकुलर इंसान से काम हो तो वो डायरेक्टली उसके केबिन में जाकर के बात कर सके, क्योंकि उसको पता है कि वो उसकी एक फिक्स्ड प्लेस है, ठीक है। दैट्स वाई दिस प्रिंसिपल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि कोई भी इंसान या फिर कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी चीज अपनी फिक्स्ड प्लेस में होनी चाहिए, सो दैट उस चीज को या फिर उस इंसान को ढूंढने में हम टाइम वेस्ट ना करें और सारा काम मेसअप ना हो जाए, ठीक है। अब यहाँ सामने दो इमेजेस हैं, दोनों में से अच्छी कौन सी लग रही है? ऑब्वियसली दूसरी वाली, है ना, जहाँ पे सारी चीजें सिस्टमैटिक रखी हुई है। पता है पेन कहाँ है तो मैं तुरंत पेन उठाई, मुझे पता है यहाँ पे लैंडलाइन है तो मैं तुरंत लैंडलाइन पिक कर ली, मुझे पता है यहाँ पे फाइल रखी, मैं डायरेक्टली मूव की टुवर्ड्स द फाइल और मैंने फाइल उठा ली। दिस इज गुड अरेंजमेंट, ठीक है। और इसी गुड अरेंजमेंट को हमको एज अ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में हम लेके आते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हमको यही बोलता है दैट देयर मस्ट बी एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल दैट इज फिक्स्ड प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ठीक है। अच्छा, इसका डेली लाइफ एग्जांपल लें। मान लो कि आपकी मम्मी जो है वो आपका सारा सामान रखती हैं, ठीक है। अब आपके सॉक्स उन्होंने कहीं और रख दिए, आपकी टी शर्ट कहीं और है, आपकी पैंट्स कहीं और है। गुस्सा आएगा मम्मी पे? ऑब्वियसली आएगा। बट वहीं अगर मम्मी फिक्स प्लेस में यानी कि आपकी कबर्ड में सब कुछ सही जगह पे रखती है तो आपको कैसा लगता है? फटाफट सारा काम हो जाता है, आप चीजें ढूंढते नहीं हो, राइट। इन द सेम मैनर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में, कंपनी में सारी चीजों का ऑर्डरली अरेंजमेंट होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, सारा काम बहुत स्मूथली होता है, टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं होती उस चीज को ढूंढने में। सो या दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। डोंट बी कंफ्यूज्ड बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर का मतलब हम ये भी समझ लेते हैं कि हमको कोई ऑर्डर कर रहा है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन होती है, तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ओके। So yeah, this was all about today's video. We will continue the remaining 4 principles in the next video. Till then, revise these principles, क्योंकि अगर मैं एक साथ सब कुछ बता दूंगी तो दिमाग में सब कुछ बहुत मैसअप हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले इस वीडियो को और प्रीवियस वीडियो को वापस से रिवाइज कीजिए और जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। Till then, like and share my video and subscribe to my channel, and thanks for watching.